अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। और नाजरीन, मरीजों की दुहाई और उसके जवाब में हस्पताल अमले की लापरवाही पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है क्रॉनिक पेशेंट दीमा, डॉक्टर साहब और एक सीनियर नर्स। मुझे दवाई तो खिला दो, और दवाई तो खिला दो जालमो, और दवाई खिला दो खुदा के वास्ते। कहाँ है तुम्हारी दवाई? मैं दवाई मेरे पास है, और दवाई खाने से पहले कुछ खाना होता है, और दवाई भी दूध के साथ खानी है। और खुदा के वास्ते आधा किलो दूध और 1.5 किलो कढ़ाई मंगवा लो। और 4 से ज्यादा रोटियां ना मंगाना, मुझसे हजम नहीं होती है। और दूध में, खुदा के लिए दूध में जलेबियां डलवा लेना, दवाई बड़ी कड़वी है। तुम्हें शुगर है? और दवाई में तो नहीं शुगर पाई जी। और मैं दवाई की कौड़ मारने के लिए जलेबियां डलवा रहा हूँ। और खुदा के वास्ते दवाई खिला दो। आए मेरा बाजू कितना गर्म हुआ है। ये बाजू नहीं है, टांग है। ये देखे, हाथ उससे भी ज्यादा गर्म है। ये टांग है और पाँव है। क्या हो गया धीमे? ये हाँ, तो मेरा बाजू किधर गया? मेरा बाजू किधर गया? जिससे दबा रहे थे वो बाजू है। ये बाजू है? हाँ जी। तो मैं अब चलूंगा किसके साथ? डॉक्टर साहब के जरा देखे। चील उड़ा उड़ा, कौवा उड़ा उड़ा, कबूतर उड़ी, उड़ा, मरीज उड़ा उड़ा। चलो ये देखे साहब, डॉक्टर के लिए तो मरीज भी उड़ा ही है। डॉक्टर साहब ऐसे हद है, वो बेचारा दर्द से आपका मरीज हाय हाय कर रहा है, आप उड़ी उड़ा खेल रहे हैं। तो जनाब ये हमारा मुस्तकिल मरीज है। ये कौन सा नया मरीज है कि इमरजेंसी खोलो जी ये तो जब जाना सुबह अस्पताल अंदरों यही बुआ खोल दी। और जैसे सूरज की पहली किरण जापान में पड़ती ना, हमारे अस्पताल में पहली हाई इसकी पड़ती है। आए खुदा के वास्ते, आए खुदा के लिए कुछ खिला दो, पहले दवाई खानी है। और दवाई मेरे पास जितना सालन होता है ये बाजी नर्स खा जाती है। दवाई खानी है तो जुनैद साहब, कल मेरी फूफो छोटी देसी खुरमानियां किलो दे के गई। ये बाजी ने खुरमानियां तो किधरे रह गई, उसमें से बादाम भी नहीं छोड़े। खुबानी तुम्हें डॉक्टर साहब ने मना की थी। खान तो पहले दसिया करो ना, बंदा सबूतियां खुरमानियां दे के केले मंगवा लेंगे। जो खा लेती उसके बाद दस दिए तेन मना। मरीज को मना की थी डॉक्टर साहब ने, और आपको तशखीस की थी। सानू एवं तंग करता है। मुस्तकिल मरीज है, तू अपना एक बेड बना, 2-3 ड्रिपां ले, घर ही मौजा कर, ऐशा कर, तू सानू वक्त पा। साहब ये क्या हुआ? आपका इंतहाई गैर संजीदा रवैया है इतने सीरियस मरीज के साथ। कितने संजीदा हो हम इसके लिए, दिन रात उसके खिदमत कर रहे हैं हम लोग। जुनैद साहब, ये बाजी नर्स को आपको मैं क्या बताऊं। एक दफा मेरे घर से कोफ्तियों का सालन आया, भागी आई। अच्छा। आके सालन में से 3 कोफ्ते उठा लिए। कहती है पहले ये कोफ्ते लेबोरेटरी से टेस्ट होंगे तो मैं फिर खाने को दूंगी। ले गई टेस्ट कराने के लिए। मैं कितनी देर इंतजार करता रहा, मैं फिर पीछे हाय हाय करता हुआ गया लेबोरेटरी में। उधर लेबोरेटरी में बैठ के कोफ्ते रोटी पे रख के टेस्ट कर रही थी। अकेले टेस्ट कर लिए डॉक्टर से पूछे बगैर? डॉक्टर साहब सिर्फ 3 ही तो थे। ये आपने क्या हरकत की? जुनैद साहब, असल में हम लोग मरीज का ख्याल रखते हैं ताकि मरीज जो चीज खाए वो टेस्टेड हो। टेस्टेड हो? अच्छा, आपने कोफ्ते ही टेस्ट कर रहे थे, शोरबा क्यों नहीं टेस्ट किया? डॉक्टर साहब ने इन्हें नरम ग़िज़ा बताई है। नरम ग़िज़ा हो तो डॉक्टर साहब नहीं छोड़ते। एक दिन मेरा एक रिश्तेदार आम ले आया 2 किलो। जुनैद साहब, मैं खाने ही लगा तो डॉक्टर साहब आ गए, ना सख्त है, आम नहीं खाने, इधर दे दो, मैं तुम्हें नरम करके देता हूँ। आए लिफाफा उठा के परे ले गए और कुर्सी पे बैठ के आम नरम करते रहे। सारे आम चूस के मूंछों वाली गुठलियां ला के मुझे दे दी कि ये तुम चूस लो बस। ओए अंब केड़े तेरे आंदे, तेरा केड़ा मुल्तान कोई रिश्तेदार रहिंदा है? हां, कोई माड़े माड़े अंब सी। माड़े माड़े आम क्या मतलब? मुल्तान के अंबों के क्या डंड बने होते हैं? डॉक्टर साहब, इस मरीज का सीरियसली इलाज सर जी कितना करिए इलाज, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ? ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੰਬਲ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਦੋ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੋ ਤੇ ਪੈਰ ਨੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਹਾਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰਡ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਆਣ ਤੇ ਕੋਟ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਰਡ 'ਚ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ ਕੋਟ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਏ ਵੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਏਡਾ ਤਗੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਾਸਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ, ਰਾਤ ਦਾ ਹੋਰੇ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਏ। ਮੈਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਭੱਜੇ ਗਏ ਆ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਇਹਦੇ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। जुनैद साहब इतनी ज्यादती करते हैं, एक एक बेड पे इन्होंने दो दो मरीज डाले होते हैं। बताएं ਉਹ ਚਲਾ ਜਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਸਪਤਾਲ। ये देखिए आगे से टिचकरे करते हैं मुझे। चलो तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया, चलो शाबाश। ਦਵਾਈ ਦੋ। मैंने कुछ खाया ही नहीं। नहीं छोड़ दो, और खुदा के वास्ते कढ़ाई में देर है तो चलो बिरयानी मंगा लो। नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं, आए बाजी अल्लाह का वास्ता है। कोई ऐसी बात और नहीं है। डॉक्टर साहब ने क्या हुआ है? चलो आ करो, आ ਉਹ ਨਸ਼ਾ, ਉਹ ਸਰੀਲਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੁਸਰਾ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਕਰ। ओए हाथ नाल नहीं नीवी करनी, पानी पियाओ। आए चलो मुंह खोलो। ठीक है। ओए ये आंखों में डाल लेते इन्होंने पिला दिए हैं। आए आए मेरे डेले निकाल के जुबान पे रखो। देखो नर्स मैं हूँ, मुझे पता है मैंने क्या करना है। आंख नाक और गला ये आपस में मिले होते हैं, इसको ENT कहते हैं। आए बाजी बेवकूफ, ओए आंख नाक और गला नहीं होता, वो कान नाक और गला होता है ENT। भाई आंख और कान में कितना फासला होता है, 1.5-2 इंच का। अब तुम्हारे 14 इंच का फासला है तो मैं क्या करूं? मैं समझाता हूं, लिसन टू मी। ਉਹ ਸਾਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ। बात तो समझ रहे डॉक्टर साहब को। जी डॉक्टर साहब बता ये रहा हूं मैं कि नाक कान और गले का क्या ताल्लुक होता है आपको? जी जिस तरह राउंड बाउंड होता है जी, उसमें फर्स्ट एग्जिट जी, सेकंड एग्जिट जी एंड थर्ड एग्जिट जी। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵਾਰਡਨ और डॉक्टर हो के राउंड अबाउट दिया मसाला दे। ओह माय गॉड, ये नहीं ठीक जिन्हें सब ये नहीं ठीक हो सकता। सुंबल ये सीरियस नहीं हो सकता, कम बैक। आए सुंबल जी कम बैक। सुंबल आओ ना, सुंबल जी सुंबल इधर आओ, डॉक्टर मैं हूं। वो आए सुंबल इधर आओ, मरीज मैं हूं या वो? मैं पागल नहीं, मैं नर्स हूं। आए अल्लाह जी, आए देखा जुनैद साहब, ये सारे मिल जाते हैं फिर आपस में। आए मरीज को कोई नहीं देखता। आए अल्लाह जी। डॉक्टर साहब आप एक बार चेक तो करें धीमे के साथ, आखिर प्रॉब्लम क्या है? कितना चेक करिए, ये चोकड़ा पेट्रोल निकल आना है। आए आए जी जी आए आप कहते हैं तो चेक कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूं कि असल में इस मरीज को सिर्फ वहम है। चल चेक तो करें ना, चलो कर लेते हैं चेक। जल्दी के लिए मेरी रिक्वेस्ट पे। आए नर्स जी आए 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 मैंने छड़ दियो बाजी। अब पहले तांबड़े च पानी पा के डॉक्टर दे पैंचर चेक करो। या धीमे प्लीज बी सीरियस। आए सारे आए ਐਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਈਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਮਰੀਜ਼, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆਪਣੇ ਚੜਾ ਲੈਣਾ ਤੂੰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ? आए आए ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਰਾ इसको। आए 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 देखें जिन्हें साहब, यहाँ से बिल्कुल ठीक है, आए आए इधर से भी ठीक है। कहाँ से चेक करें? दिहाड़ी में इतनी दफा ये देखें दिन में। जुनैद साहब ये देखें, ये उर्दू में दिहाड़ी कह रहा है और ये डॉक्टर नहीं है, ये मिस्त्रियों के पीछे दिहाड़ी लगाने वाला। मैंने फौरन दिन कहा, कट करके कहा दिन। डॉक्टर प्लीज। दिहाड़ी हाय फौरन कह दिया तुमने दिल, मगर तुमने दिहाड़ी भी तो लगा ली है। बातें ना करो ज्यादा। चेक हाय हाय मेरा दिल, चेक हो रहा। हाय मेरा दिल, तू तो दिल च गाना कढ़ने में हाय बदतमीज। डॉक्टर साहब मैं खुद नहीं कर रहा, दिलों निकलन नहीं है। इतनी लुक आफ्टर करते हो तुम्हारी, हाँ जी मुझे बातें करते हो, आगे से बदतमीजी कर रहे हो। जने साहब इन्ना नुकसान करता है अस्पताल दा, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਏਡੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ।
आज तक लपियां हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। जुनैद साहब, इनकी किसी का इलाज करने की नीयत ही नहीं होती। करते हैं तुम्हारा इलाज करने की नीयत नहीं होती। सैंडविच किसने खाया इसमें से? ये ब्लड प्रेशर चेक करने वाला है, आपका टिफिन नहीं। जुनैद साहब, इनको अपनी लालच पड़ी होती है, इन सारे अमले को अपनी पसूड़ियां पड़ी होती है। मरीज को तो कोई पूछता ही नहीं। हर दूसरे दिन कोई ऐसा टेस्ट लिख देते हैं जिसकी मशीन अस्पताल की खराब होती है। बाहर जाए तो अगले 5-5, 6-6 हजार रुपया मांग लेते हैं। अगर चीखे आके अस्पताल में तो आगे से चाड़ देते हैं। ये कल नर्स बाजी कह रही थी, कहती है तुम टेस्ट से बड़ा घबराते हो। और मैंने कहा क्यों ना घबराऊं, मैं कोई मिसबाउल्लाह हूं। और तुम कहीं चुप करो तो तुम्हें कोई मशवरा देना दूसरा। बोलते रहते हो, इतना बोलते हो, लगता है तुम डॉक्टर हो, हम मरीज हैं। ये देखिए, इस तरह आगे से चाड़ देते हैं। जुनैद साहब, बंदा आए और पंखा चला दो खुदा के वास्ते, और पंखा चला दो। रीना जी, जो मसला आप बता रहे हैं, हम कई बार इसकी निशानदेही कर चुके हैं कि सरकारी अस्पतालों में ये बाकायदा एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। ये लोग जो जानबूझ के जितनी भी मशीनरी होती है, छोटे छोटे नुक्स डाल के उनको खराब कर देते हैं। सिर्फ प्राइवेट लैब्स के साथ कमीशन तय किया होता है इन लोगों ने। थोड़ा सा जुनैद साहब चीखे तो आगे से कह देते हैं कोई बात नहीं, मैं फोन कर देता हूँ लेबॉर्ट्री वालों को, मेरे जानने वाले हैं। जब उनसे फोन मिलाते हैं तो गुफ्तगू ऐसे कर रहे होते हैं जैसे इनकी उधर पार्टनरशिप है। उधर लेबॉर्ट्री में जब चले जाते हैं टेस्ट करवाने के लिए तो लेबॉर्ट्री वाले मरीज की खलड़ी उतार देते हैं। मैंने तो साफ कह दिया, मैंने कहा मेरी खलड़ी वापस करो, मैंने इसके साथ की नई जूती ली है, मेरी वो भी जाया जाएगी। खलड़ी बड़ी तेरी चीता प्रिंट सी। अपनी खलड़ी तो देखो, जाके दुकान पे कहते हैं डॉक्टर साहब स्किन कलर की जुराबें दे दे, उसने काली दे दी तो उसे मारने लग गए। हाय डॉक्टर साहब, इसे बेहोशी का टीका लगा दूं? हाय हाय, रहने दो, इसकी हाय खत्म हो जाएगी तो रौनक खत्म हो जाएगी। वैसे भी रहने दो, टीका तुम्हारा हाथ भारी है। क्यों? ये पहले स्पेन थी ना। हाय, बड़ी जोर से ये बाजी टीका लगा। यकीन माने जुनैद साहब, कभी इन्होंने बाजू की तरफ देख के नहीं लगाया। मुंह उधर को होता है, बातें कर रही होती है ढास। हाय जी, टीका तो छोड़े, जोर से लगाना या आहिस्ता लगाना। ऐसे जालिम है को मरीज चला जाए तो उसको इतनी दवाइयां और सामान लिख देते हैं कि बंदा बेचारा वैसे ही अद्धा बेहोश हो जाता है। ये भी मैं पिछले दिनों गया हूं, इतना शापर भर के इन्होंने दवाइयों का और सामान का मंगा लिया। और मैंने कहा इतना सामान, इसको तो जोड़ के नवी साइकिल बन जाएगी। इनके बताए हुए मेडिकल स्टोर से ना लो ना दवाई, तो अगली दफा वही दवाई जो है वो 1/4 रह जाएगी। हाँ जी, ऊपर से डराते भी हैं कि तुमने गलत स्टोर से ली है, जाली होंगी। हमने जहां से कहा था वहां पे 1 नंबर दवाइयां मिलती हैं। झूठ बोलते हो तुम। इतनी दवाइयां, इतना शापर, जितनी डॉक्टर साहब ने लिख के दी थी वो तीनों की तीनों दवाइयां मेरे हाथ में है। और बाजी, मैं तो अब मुस्तकिल वहां पे आता जाता हूँ, मैं तो डाल देता हूँ रौला। डॉक्टर साहब तो इतने इतने मरीजों को सामान और दवाइयां लिख के देते हैं, अमान से इनका तो दिल करे तो बीच में वाइपर, सफाई वाला बुरश, कपड़े धोने वाला साबुन, घर का भी सारा सामान उसको लिख के दे। मैंने तो एक दफा गुस्से से कह दिया था, मैं कहा डॉक्टर साहब जिथे इतना कुछ लहाया जी उथे आधा किलो दाल ते किलो चौल भी लिख दो। हाय जुनैद साहब, मैंने इसे बोला कि खिचड़ी खानी, तुमने खिचड़ी कह बीच में लिख दो, दवाइयों के साथ लिख दो। जुनैद साहब, 2 साल से ये आदमी आ रहा है, खुदा के लिए अस्पताल की जान छोड़ दो। हाय तू ते यकीन नाल जिवें मेरा सिर भी चस नहीं। हाय मेरिया गल्लां कर दी जी जुनैद साहब, जदों दवाई देण दी वारी आंदी है तो गायब होंदी है। पुछो बाजी किथे गई सी तो कहंदी है तेरे भैन दी तबीयत खराब सी, तेरा घर गई सी। अब मैं कहा साडे भैन नूं वेखी जांदी है, अपने भैन नूं भी वेख। जुनैद साहब, इसकी वजह से हमारी तरक्कियां रुकी हुई हैं। इसकी वजह से? ओ जी, एमएस साहब कहते ने कि तुहाडे कोई एक मरीज सही नहीं होंदिया, तुहाडी की तरक्की करा मैं। ये भी तो जुनैद साहब मैनू दवाई नहीं देंदे, मेरे को दुआ कराई जांदे।
ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਚ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਆ ਕਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਤਕਲੀਫ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪੜਿਆ ਵੀ ਕਰ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੁਕਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੜੀ ਜਾਵਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੋਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ, कोई सियासतदान, कोई सिफारशी, कोई अफसर, कोई अमीर बंदा, उसके साथ बड़े प्यार से बोलते हैं। तो माड़ा गरीब मेरे जैसा आ जाए तो उसको लड़ना शुरू हो जाते हैं, वो तो उसे बात शुरू करते हैं जी, उसका कोई लिहाज नहीं करते। टीवी पे बैठ के हमेशा तुम्हें भाइयों की तरह रखा है। बड़ा भाइयों की तरह भैन मेरी है, और तू कदों मरीजां वास्ते अस्पताल आउणी, तू ते नुकर च बह के अपना काम करदी रहिंदी। जुनैद साहब, सर्दियां च वेखो ते इहदे हत्थ च ओन ते सलाइयां हुंदियां ने, गर्मियां च वेखो ते कुरैशिया ते फ्रेम फड़िया हुंदा। एक दिन जुनैद साहब स्वेटर उन्हण डई सी बाजी, ते मैनू कहंदी है गुस्से च सारा दिन लम्मा ही पिया रहिंदा, तू नहीं इंज ठीक होएगा, उठ तां बाहर जाके बरामदे च टुर फिर। मैं जो जुत्ती पा के निकलन लगा तो मैनू कहंदी है गल सुन भाईन, वड्डे डॉक्टर साहब आण के ते मैनू अंदर आवाज मार देवी। उदों मैनू पता लग्या मेरी सेहत वास्ते नहीं मैनू डराउण नहीं, वड्डे डॉक्टर वास्ते डराउण नहीं। नाज़रीन, मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जुनैद, ये दोनों भाई साहब इधर मुझे छोटी कराने आए। मैं तुम्हें हजाम लग रहा हूँ यार। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम भी सहाफी हो, जिया का भी ब्यूटी पार्लर नहीं है, तो ये दोनों बंदे आए किधर हैं? ये दोनों पंजाब के गांव से ताल्लुक रखते हैं और दूसरी नस्ल इनकी भुगत रही है खानदानी दुश्मनी का नतीजा। अब तक एक दूसरे के खानदान के ये 4 अफराद मार चुके हैं, कत्ल कर चुके हैं। मैंने माफी दे देना जनाब, मैं नहीं था। हम तो इसलिए चुप है, जरा मैंने कहा बोल ले जरा पूरी, फिर बात करेंगे तेरे से। नहीं, मुझे मालूम नहीं था जनाब। जरा ये टांग नीचे करें प्लीज, ये इस वक्त आप रिकॉर्डिंग में बैठे हैं प्लीज। हाँ जरा जी। शाबाश। मैं तो ये देख के हैरान हो रहा हूँ कि भाई साहब, दुश्मनी आपकी खानदानी चल रही है, को चप्पल भी बदमाशों वाली खरीदने, मेरी खांडा ले लच्छे बेचने वाले भाई। और तुम इसको जानते नहीं हो, ये किस कदर दहशत है इसकी अपने इलाके में। तू भाई मेरी बदमाशियों को देखता है, चप्पलें देख रहा। मैं माफी चाहता हूँ जनाब, नहीं तो किस वजह से ये दुश्मनी पड़ गई जनाब? इन्होंने साडी गुड्डी लुट के पाड़ी है। खानदानी दुश्मनी किस गल तो हुंदी? साडा इन्होंने मारिया बुजुर्ग, फिर असा इन्हां दा मारता है, फिर इन्होंने साडा ताया मारिया। अच्छा, हुण साडी बारी, असीं छड़ना ते नहीं इहनूं। लो जी, ये तुसी ताए बुजुर्ग ना दस दे ते जेड़ी तुसी पहले गल कीती सी ना, लगदे तुसी दोवें गुड्डियां लुटण वाले ही। असल में हद हो गई है आपकी, किस लिए एक दूसरे को मार रहे हैं यार? खानदानी या कबायली दुश्मनियों की बुनियाद तो यही छोटे छोटे वाकयात होते हैं। पतंग लूटना मजाक में कहा है, लेकिन एक्चुअली यही वाकयात होते हैं। बिल्कुल मामूली नौयत के वाकयात पे बच्चों में लड़ाइयां शुरू होती हैं, फिर वो खानदानी और कबायली लड़ाइयां बन जाती हैं। है ना? तो एक अजीब सी इससे मिसाल ज्यादा दूंगा। मेरा ख्याल है कम अकली किसी शख्स में नहीं हो बिल्कुल। सकती कि मामूली सी बात पे एक दूसरे को मारना ही शुरू कर देते हैं। इस वक्त मुल्क में जो खानदानी दुश्मनियों के नतीजे में जो कत्ल हो रहे हैं ना, उसमें से 20 से 25% कत्ल जो है ना, वो इन्हीं मामूली नौयत के वाकयात से जन्म लेने वाली दुश्मनियों के नतीजे में होते हैं। शेखुपुरा के करीब एक गांव है जंडियाला, वहां पे 32 साल से 2 खानदानों के दरमियान दुश्मनी है। 2011 तक दोनों खानदान एक दूसरे के 8 अफराद मार चुके थे, और वो लड़ाई की वजह ये थी कि एक भाई की बीवी ने अपने शौहर के भाई के खेत में से मुट्ठी भर मिर्चें तोड़ ली थी। वो मिर्चों से शुरू होने वाली लड़ाई आज 2 खानदानों की लड़ाइयां बन चुकी हैं। 32 साल से लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं तो नहीं कुछ है। इलाके का कोई बुजुर्ग सियाना बंदा जो है, वो जितनी भी 1.5 मिर्चें थी उनकी पेमेंट करा के उनकी दुश्मनी खत्म कराए। बस अकल पे पर्दा पड़ना इसे कहते हैं ना। ओ बाबू, हमारी मिर्चों पर लड़ाई नहीं हुई, इनके बुजुर्गों ने हमारी अराजी पे कब्जा किया, हमने इनके बुजुर्ग मार दिए। यार वो नोट करो तुम कि उसने पांव पे पांव रखा है तो दूसरे का पांव पहले उधर था, उसने भी जानबूझ के उसकी तरफ पांव किया। इनकी इन छोटी छोटी हरकतों से इनकी खसलत का पता चलता है। और इस बात को ये इज्जत और गैरत का मसला बना लेते। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ जिथे इन्होंने साडा मारा सी। ओए, हमने भी भाई वहीं मारा था, हमने कौन सा पीसी में रोटी खाते हुए मारा है। सीधे फायर मारे। वो भाई फायर सीधा ही मारते हैं, फायर को कौन सा ये कहते हैं कि आगे जाके सजेत हो जाए।
امان سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی انسان کو جان سے مار دینا جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جس صورت کو, اس سے زیادہ بڑا گناہ کائنات میں کوئی اور نہیں ہو سکتا. ہو ہی نہیں سکتا. اور اصل لمحہ فکری یہ ہے کہ 5 سال پہلے تک حکومت عام طور پہ دیکھنے میں آتا تھا, خاص طور پر پنجاب میں, کہ یہ جو روایتی قسم کی خاندانی دشمنیاں تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے 4-5 سال کے بعد کوئی نہ کوئی کیمپین چلا کرتی تھی. آئی جی کو آرڈر کیا جاتا تھا کہ پورے صوبے میں سے یہ دشمنیاں ختم کرواؤ. پرویز الہی دور میں بھی ہوا تھا, شہباز شریف نے بھی 1-2 دفعہ کیا تھا. اب یہ روایت اور یہ رسم جو ہے یہ ختم ہو کے رہ گئی ہے, اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ دشمنیاں جو ہیں یہ بڑھتے بڑھتے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ فریت کا روپ اختیار کرتی جا رہی. تمہیں میں ایک عجیب و غریب فگر بتاؤں, پشاور شہر کے اندر پچھلے 1 سال کے دوران دہشت گردی کے نتیجے میں 259 افراد ہلاک ہوئے, جبکہ خاندانی دشمنیوں کے نتیجے میں 555 افراد مارے گئے 1 سال کے دوران, کم و بیش دگنے. چھوٹے چھوٹے گھریلو جھگڑوں پہ سیدھے فیر ہی مار دیتے ہیں. ڈھول بجانے نے کی فیر مارنے نے. تمہارے بڑے بھی تو گھوڑوں کو کھریاں لگایا کرتے تھے, ہماری زمین پہ قبضہ کر کے منجی لگانے لگ گئے. یہ جو مونچھوں کی لمبائی ہے نا, یہ بھی اسی چکر میں ایک دوسرے کو دیکھ کے انہوں نے مونچھیں لمبی کی ہوئی ہیں, اور کوئی مسئلہ نہیں. اللہ یہ باقاعدہ ریچن جانے والے لگ رہے, مطلب ہے کوئی کہ آپ کی بات کرنے والی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی زندگیاں ہیں, سب قبر میں چلے جاتے ہیں. اتنی سی زمین ہے جس میں جانا ہے, کس لیے ایک دوسرے کے بندے مارتے پھرتے ہو. پاویں اراضی پہ جھگڑا ہوا تھا, یہ اراضی فخر کی بات بتا رہے ہو. اراضی پہ جھگڑا, اراضی پر قبضہ ہے نا, یہ ہمارے ہاں جو خاندانی دشمنیوں کے نام پر قتل ہوتے ہیں اس میں سے 55% کی وجہ جو ہے یہ اراضی پر قبضے ہوتے ہیں. ہاں جی, یہ گاؤں کے لوگ جو ہیں یہ اکثر زمینوں کے قبضیوں کے اوپر ہی بندے مار. اور 20 سے 25% جو قتل ہیں خاندانی دشمنی کے وہ رشتہ لینے دینے کے مسئلے پہ ہوتا ہے. اب دیکھو نا یہ حالانکہ واضح حدیث شریف ہے کہ بھائی پسند ہے جو اس کی شادی ہونی چاہیے, ناپسند کی شادی تو ویسے ہی نہیں ہونی چاہیے. اور اکثر جس کو رشتے سے انکار ہوا ہوتا ہے نا, تم اس کو اگر غور سے دیکھو تو وہ ایسا ہی بندہ ہوتا ہے جو کسی وقت مداری بھی دیکھ رہا ہو نا, تو مداری اسے کہہ دیتا ہے کہ بھائی جی تسی بھی چو نکل جاؤ, باندر غصہ کر رہے ہیں. سر ویسے خاندانی جھگڑے جو ہوتے ہیں نا, ان کو بڑھانے میں اور ختم کروانے میں خواتین کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. بہت زیادہ. اگر خاتون خانہ سمجھدار ہے تو وہ کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرے گی خاندانی دشمنی کی. لیکن ہمارے ہاں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مائیں اپنے شوہر کے قتل کے بعد اپنے بچوں کو یہ کہہ کر بڑا کرتی ہیں کہ تمہیں میں نے اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے بڑا کیا. ہاں میں وہی کہنے لگا تھا کہ خاتون خانہ تو چھوڑو, مائیں جو ہیں وہ باقاعدہ اولاد کو یہ ہلاشری دے رہی ہوتی ہیں اور تڑیاں لگا رہی ہوتی ہیں کہ بدلہ نہ لیا تو میں نے تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشنا. اچھا ایک اور چیز جو اب دیکھنے میں نہیں آتی, یہ پنڈوں وغیرہ میں کافی لوگ جو ہیں وہ پنچایت لگا لیا کرتے تھے. گاؤں کے بڑے وڈیرے جو تھے, چودھری صاحبان جو ہوتے تھے, وہ باقاعدہ ادھر ایک پنچایت لگا لیتے تھے, اور یہ رواج ہوتا تھا کہ اس پنچایت کا بھی فیصلہ قبول کر لیا جائے. وہ پنچایت یہ خاندانی دشمنیاں ختم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے تھے. وہ پنچایتیں پنچوتے بھی موقع گئی. ویسے معاف کرنا باؤ جی, آخری بندہ سی انہاں دا پنچایت سی ماریا سی. واہ واہ واہ, یعنی بتا رہے ہیں کہ ہم سرے عام بشرم آدمی ہیں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی آج پاکستان میں جو بڑے شہروں کے حالات ہیں اس حوالے سے آج لائمن میں نے تو تہذیبیوں پہ بات کرنی. ہر بڑے شہر میں اتنی بری حالت ہے, بالکل یہ علانیہ, یہ ہر بندہ کہہ رہا ہے اور ہم بھی اس کو قبول کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی نااہلی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم دوبارہ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ جو شاپر اور گندم پھینکتے ہیں جس سے ہمارے گٹر نالیاں ہر شب بند ہو جاتی ہے, خدا واسطے ان دنوں کو دیکھتے ہوئے اس سے پرہیز کریں. سارا سال گند بار نہ پھینکے, شاپر بار نہ پھینکے, وہ پھنس جاتے ہیں, پھر وہ بند ہو جاتے ہیں, گلی نالے یہ وہ سارا کچھ گٹر شٹر بند ہو جاتے ہیں. پھر وہ ہوتا ہے جو آج نظر آ رہا ہے سارے. ایک بندے کی وجہ سے سب کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. جی جی جی. اور دوسری سب سے بڑی بات آج میں یہ بھی کرنی چاہتا ہوں, جو ہو گیا وہ تو ہو گیا. ہر جو گاڑی والا یا سکوٹر والا یا کوئی بھی جس کے پاس کنوینس ہے, اس کو پانی کے اندر جاتے ہوئے خدا واسطے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جو پیدل بیچارہ جا رہا ہے,
जो परे सिमटा हुआ है दीवार के साथ लगा हुआ है सड़क पे जाता हुआ अपने कपड़े बचा रहा है, उसके पास से गुजरते हुए थोड़ा सा अपनी मोटर को गाड़ी को स्लो कर ले, उस बेचारे को ऊपर पूरा छटा डाल के जब कोई चले जाते हैं तो उसको बेचारे को उस वक्त बड़ा सख्त अपनी गुर्बत का, अपनी कमजोरी का एहसास हो, बेबसी का एहसास होता है, बेबसी का एहसास होता है। पता नहीं कितने जरूरी काम से कोई जा रहा है, कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा होगा बेचारा, साफ सुथरे कपड़े पहन के, और उसको बहुत अच्छे मौला ने तेन बड़ा देना जिस तरह तू बात को तफसील से बताता है ना, अच्छा मेरी बात अल्लाह ने बड़ा देना तेरे। अच्छा यार मेरी बात सुनो, ईद कुर्बान सर पे है, इस हवाले से जो एक बड़ी बात तहजीबी देखने में आती है वो ये है कि आमतौर पे लोगों ने गली में जानवर बांधे होते हैं। चलो मान लिया मजबूरी है, घरों में अगर जगह नहीं है तो आप गली में बांध लेते हो, लेकिन गली में दो चीजों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो ये कि रास्ता ना रुके, यानी इतनी लंबी रस्सी ना बांधे कि वो पूरी गली पे कब्जा करके बकरा जो है वो खड़ा हो जाए, और दूसरा आप कम से कम जिस हद तक मुमकिन है वहां तक तो सफाई का एहतमाम करें ना। ये ना हो कि 6 दिन के लिए आप उस गली की, उस जगह की सफाई भूल जाए। हाँ, और खास तौर पे वो वेड़ा या वेड़ी भी गली में ना बांधे, छोटी तंग गली में जो फूं करके माई की घ्यो वाली प्याली नीचे बुजुर्ग माई बेचारी घ्यो लेके जा रही होती है प्याली में, माँ जैसी बेवकूफ, उसे पता नहीं ये गुस्सा होता है कि मेरा देसी घ्यो क्यों नहीं खा रही, विलायती क्यों ले आती है। यार घी पता नहीं देसी है कि डालडा, लेकिन फूंक खूब पिए। अच्छा जी, मखौल ना किया करो, मैं सही सिचुएशन बता रहा होता हूँ। एक और बात है, ये भी मेरे येन में आती है कि अगर आप किसी का को भला कर देते हैं, किसी का कोई काम कर देते हैं या किसी का कुछ सवार देते हैं, तो खुदा वास्ते उसको बार बार जतलाया ना करें, उससे सारी आपकी कीती कतरी पे पानी फिर जाता है, बेड़ा गर्क हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि बड़ा सोना जाफरान वाला हलवा पका के ऊपर रेत तोड़ लो, बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए अगर आप किसी के साथ को भला करते हैं या किसी के साथ को मेहरबानी करते हैं तो ये यहन में जरूर रखें कि वह अल्लाह ताला की मेहरबानी से आपने मेहरबानी की है, उसमें आपका कोई ऐसा गुण नहीं है। बहुत अच्छी बात की है अजीजी साहब आपने, बहुत मेहरबानी जनाब। अच्छा, ईद के हवाले से एक और चीज एकदम येन में आई है कि जो तगड़े तगड़े लोग होते हैं ना महलों में, जो अपने इलाके का तगड़ा बंदा होता है, वो कसाई अंदर ढक लेता है अपने, तगड़ा जो होता है, और कसाई को भी पता होता है कि ये चौधरी साहब, मलक साहब, भट्ट साहब, खाजा साहब या मियाँ साहब हैं, वो भी बेचारे डर के नुक्कर में बैठ के काम लगा रहता है। और भाई साहब जो होते हैं चौधरी इलाके के, उन्होंने को 7-8 बकरे, 2-3 वैड़े, 1-2 ऊंट भी खरीदे होते हैं। वो इलाके का जो बेचारा 1 या 2 कसाई होते हैं, वो ईद के 3 दिन उनके घर में निकाल देते हैं, बाकी सारे लोग बेचारे बाहर वेख रहे होते हैं कि यार कसाई नहीं आया, आज का दिन भी लंघ गया। इसलिए सिर्फ वो कसाई को आप रोक लेते हैं अपनी ताकत से या पैसे से, ये सिर्फ कसाई को रोकना ही नहीं होता, इसमें दूसरों का ख्याल भी रखना चाहिए कि सारे जो गली के लोग हैं या मोहल्ले के लोग हैं, वो सारे बेचारे जो है वो खुश हो जाए, सबका काम हो जाए, थोड़ा बराबर तकसीम हो जाए कसाई। हाँ बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बहुत यार आज काम खराब हुआ है, सारे लाहौर में ही पानी खड़ा है यार, भाजना बहुत पानी खड़ा। सवेरे मैंने एक दफ्तर में जाना था, मैंने कहा कि यार दफ्तरी बन के जाता हूँ, चलो मुझे क्या स्कूटर पे ही जाना है। वो मेरे कजन ने मुझे लंदन से बूट भेजे हुए थे, वो मैंने निकाल के पहने हैं। अच्छा। हाँ जी, लाल रंग की मैंने बीच में सॉक्स पहन ली, मैंने नजर आए दूर से। अच्छा, भेजे कजन ने लंदन से थे, लेकिन तुमने खरीदे यहाँ पे हॉस्पिटल के पास। यार ये जरूर तुमने तफसील बतानी होती, लंदन के है ना, वलैती है ना, इधर से खरीदो, कहां से कह दो अगर कयन ने भेजे हैं तो कोई तकलीफ है किसी को? यार कोई रिश्तेदारी निकालो तो सही ना उस अंग्रेज से। आप भाई जी गुफ्तगू करने बैठे हुए हैं या नादरा का कार्ड बनाते हैं? बात नहीं मेरी सुन रहा। नवे बूट जराबे पहन के मैं दफ्तर निकला हूँ, मोटर अपने स्कूटर पे बैठ के,
पानी इतना स्कूटर बंद हो गया यार वहां पानी में उतरना पड़ गया, सारे नवे बूट बर्बाद हो गए, सॉक्स बर्बाद हो गई, हर तरफ सबको देख के बकायदा हंसी आ रही थी। अच्छे भले पेंट कोट टाइयां लगा के लोग बेचारे बूट गिले करके तो सड़कों में पानी पे जा रहे हैं। पास से मेरे टांगा घोड़ा गुजरा, घोड़ा बकायदा हंसा है मुझे देख के। मैंने पीछे से शेर कहा उसे, मैंने कहा हाय हाय, मेरे पास से वो गुजरे, मेरा हाल तक न पूछा। तो घोड़े ने परत के मुझे कहा और पाओ नवे बूट। अच्छा, लाहौर पेरिस कम और इटली का शहर वीनस ज्यादा लग रहा था। हाँ जी, हर पास पानी पानी खड़ा था। बहुत बुरा हाल था। खबरों की जानिब आते हैं। सुने, पंजाब असेंबली में तीसरे रोज भी कोरम पूरा ना हुआ। गैर हाजिर अरकान की तनख्वाहों अलाउंस काटने का ऐलान। 1 घंटा लेट इजलास शुरू हुआ तो सिर्फ 6 अरकान मौजूद थे। कर ये खबरें तो अब अंडरस्टूड है, इतनी तो अकल शऊर हमें होना चाहिए। जो हालत इर्द गिर्द हम देख रहे हैं वो इस तरह के जिम्मेदार लोग हमने सरों पे बैठाए हुए हैं, तो इसलिए ये हालत है ना। 450 मेंबर है पंजाब असेंबली का, 6 आए हैं सिर्फ। अब सुनाओ, और यही रेशो है मुल्क और कौम से प्यार करने वालों की। 450 में से 6 कोई निकले। ये तो ईमान से आम तौर पे भी जो असेंबली में आ जाते हैं ना लोग, वो कोई माल रोड के पीछे को गड्डी को पोशिश कराने आता है, वो पोशिश वाले को कह देता है यार कितनी देर लगेगी, 3 घंटे, चलो मैं फिर असेंबली च बया मैं फटाफट कार पहुंच। कोई इधर बच्चों को चिड़िया घर उतार के कहता है लो बेटे आप जानवर देखो, मेरा ये बांदर बुरा बनाता है, मैं उतनी देर असेंबली में बैठा हूँ, आप फिर मुझे बैल दे देना, मैं आ जाऊंगा। ये कोरम पूरा रखने के लिए कोई इनामी स्कीम नहीं शुरू की जा सकती कि लकी ड्रॉ के जरिए मोटरसाइकिल गाड़ी वाड़ी कोई इस तरह के जो पैकेज देंगे तो मेरा ख्याल है फिर ही लोग आएंगे, वरना कोई इंटरेस्ट ही नहीं। ना उधर कोई कानून साजी करने का किसी को कोई शौक है, ना को आवाम तक को अच्छा लॉ एंड ऑर्डर पहुंचाने का किसी को शौक है। अब तो बिल्कुल ईमान से तमाशा सा बन गया। ले जी अजीज साहब, शेख रशीद साहब ने एक और पेशनगोई कर दी है। कहते हैं 90 रोज में एक शरीफ चला जाएगा। वाह जी वाह शेख साहब, बहुत अच्छी मुखबरी की है, इसका वैसे किसी को नहीं था एहसास। देखो जरा कितनी नवी गल की है कि 90 दिन के अंदर अंदर एक शरीफ की बन गई है शेख साहब। और ये तो मेरा सबसे निक्का मुंडा जो है ना दमदमा, वो भी मुझे याद करा रहा था कल कि पापा नवंबर में शरीफ साहब जा रहे हैं, और अगर एक्सटेंशन दे दी गवर्नमेंट ने तो फिर शेख साहब कहेंगे हो मेरा कयन आया सी अमेरिका तो असद शरीफ। और जब हम छोटे छोटे होते थे ना तो वो गानियों वाली केसट जो होती थी उसकी डब्बी के कवर के ऊपर गानियों की तफसील लिखी होती थी, पहला गाना कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। तो वो बीच में जो खोचल होता था ना सियाना बंदा, वो डब्बी का ढक्कन पकड़ के ना तो ऐसे देख के बता देता था, लो जी अगला गाना अब नूर जहां फलाना गाएगी। तो वही गाना लग जाता था। बच्चे फिर ढूंढते थे यार टेलीफोन भी कोई नहीं पड़ा हुआ, नूर जहां इसे बताती कहां से है कि मैं अगला गाना फलाना गा रही। अच्छा, और ज्यादा बच्चों को डराने के लिए ना वो खोचल पाई क्या करता था, टेप के पास मुंह करके कह देता था कि मैडम नूर जहां अगला गाना है गाना। वो अगला वही लग जाता था, बच्चे और ऐसे हैरान हो जाते यार देखो टेप रिकॉर्डर में भी माई नूर जहां इसकी बात सुन। जाने दो शेख साहब, खुदा का वास्ता है, पर सुटो केसड़ दा टक्कर ते सीधियां गल्लां करो। जी सुने, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के दौर में हर शख्स खुशहाल था। लो जी फिर करो आपस में गल्लां, मैं तो यार डॉक्टर सफदर नहीं ऐसी फजूल गुफ्तगू में मैं नहीं बैठ सकता, मैं माफी चाहता हूं, कोई भी करे खुदा बैठे, पूरी बात तो सुने ना क्या हो पूरी बात यार ये को है बात करने उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत में मौजूद हर शख्स खुशहाल था। हाँ, ये कहना चाहिए राजा साहब आपको कि हमारा हर वाकफ खुशहाल। अगर पूरी कौम की बात करेंगे तो मैंने आपके दौर की सारी अखबारें कढ़ा के आपको TCS करा देनी। अजीज साहब, ईद कुर्बान नजदीक है, उस हवाले से खबर सुने। कराची में कुर्बानी के जानवरों की मंडी में दूसरों का चारा खाने वाला बैल मिस्टर करप्शन के नाम से मशहूर हो गया। हाय 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 हाय, देखो यार क्या हालात हो गए मुल्क के अंदर, जिसको कहते ही टगा है उसने भी करप्शन शुरू कर दिया।
हालांकि इस बेवकूफ टग्गे को चाहिए, आगे कुर्बानी का दिन आने वाला है, ये तो बकायदा बल्कि अनाउंस करें कि जनाबे अली मंडी में अगर मैंने किसी का कोई शटाला खाया या किसी के गतावे में मुंह मारा है या गलती से मैं किसी का घा खा गया हूँ, चलो चोरी से ही खा गया हूँ, तो मुझे माफ कर दीजिएगा या उसके पैसे मेरे मालिक से वसूल कर। जिस तरह हज पे जाते हुए माफी मांग लेते हैं, इसमें माफी मांगनी चाहिए। किसने कुर्बानी से बचने के लिए करप्शन की है, आखिरी दिन अपने मालिक को कह देगा मैंने आराम का चारा खाया हुआ है, मेरी कुर्बानी नहीं लगती। चलो कोई ऐसी बात नहीं, ईद की कुर्बानी से बचेगा ना, कसाई ले जाएंगे। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह।